दोस्तों इमेजिन करो, जॉन नाम का एक मिडिल क्लास लड़का है। दोस्तों इस एग्जाम्पल में मैं एक फॉरेन नाम क्यों ले रही हूँ ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। खैर पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जॉन अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो अपनी जॉब ढूंढने तक अपना खर्चा चला सके। लगभग 10 लाख रुपए जॉन को उसके पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्हें वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है। वैसे दोस्तों जॉन को जल्दी ही जॉब मिल जाती है और उसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए उन पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक दिन जॉन को पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया जाना है और इस ऑपरेशन में कम से कम उसका खर्चा 20 लाख रुपए होने वाला है। जॉन को पहले तो बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है कि वो 20 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे 10 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे जो कि उसने अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। जॉन चैन की सांस लेता है और सोचता है कि ज्यादा नहीं तो उसके पास अप्रिशिएट होके 15 से 16 लाख रुपए तो बन ही गए होंगे और इसी सोच के साथ वो अपने पैसों को विड्रॉ करने के लिए बैंक जाता है। लेकिन जब जॉन अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसके पैसे बढ़ना तो दूर की बात 10 लाख रुपयों से भी कम रह गए होते हैं। उसके अकाउंट में बस 9,27,000 रुपए ही बैलेंस होता है जिसे देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी होता है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पैसे कम कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉन स्विट्जरलैंड का सिटीजन है। स्विट्जरलैंड में सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट 0.75% है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड के अलावा डेनमार्क, जापान और स्वीडन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ का इंटरेस्ट रेट 0% या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। वैसे दोस्तों इन देशों के शुरू से ही इंटरेस्ट रेट ऐसे नहीं थे। ये इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण इनके इंटरेस्ट रेट कम होते होते नेगेटिव में चले गए हैं। और दोस्तों अगर हम इंडिया में ही देखें तो बैंक के इंटरेस्ट रेट साल दर साल कम होते ही जा रहे हैं। करंटली इंडिया के सेविंग अकाउंट में हमें 2.5 से 3% के इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और फ्यूचर में ये और भी नीचे गिर सकते हैं और हो सकता है कभी नेगेटिव में भी चले जाए। तो ऐसे में दोस्तों सभी सिटीजन को अपने पैसे रखने के लिए कोई अच्छा और सेफ तरीका ढूंढना ही होगा। और अगर हम कुछ और जगहों की बात करें जहाँ एक आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो है एफडी या फिर गोल्ड। लेकिन एफडी के इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं और गोल्ड का भी यही हाल है। इन्फ्लेशन के ऑलमोस्ट बराबर के रिटर्न गोल्ड लॉन्ग टर्म में ही दे पाता है। तो ऐसे में एक आम आदमी जिसके पास ना तो स्टॉक्स को एनालाइज करने का समय हो और ना ही एक्सपर्टीज, तो एक आम आदमी के मन में अगला विकल्प सिर्फ म्यूचुअल फंड ही आता है क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड को काफी ज्यादा मार्केट किया जा रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड से आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिल सकते हैं लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट की फीस ली जाती है और एक्टिवली मैनेज फंड में गवर्नमेंट टैक्स का भी असर देखने को मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर इन फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं और बार बार बाय सेल करते रहते हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड के बारे में, किसी भी अच्छे फंड के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर पाना मुमकिन नहीं होता। एक टाइम में कुछ फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ बुरा। अगर हमारा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम दूसरे फंड में स्विच करने की कोशिश करेंगे और बार बार बाय सेल करते रहेंगे जिससे हमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा और एक एग्जिट फीस होती है जो हमें पे करनी पड़ेगी, जिसके कारण कभी हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए वॉरेन बफेट जैसे लोग भी म्यूचुअल फंड को क्रिटिसाइज करते हैं और वॉरेन बफेट के ही माने तो उनके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से कई गुना बेहतर ऑप्शन है इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आज बहुत से लोग जानते हैं लेकिन आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंडेक्स फंड के बारे में अच्छे से समझते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडेक्स फंड को डीपली स्टडी करेंगे, इनमें इन्वेस्ट के फायदे के बारे में जानेंगे क्योंकि दोस्तों चीजों के बारे में पता होना अलग बात है। ऑलमोस्ट सभी को पता होता है लेकिन जब तक आपको किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट ऊपर गया या मार्केट टूट गया तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स फंड ऊपर गया या नीचे गया। दोस्तों इंडेक्स एक तरह से कुछ कंपनीज का ग्रुप होता है जिनमें इंडिया की टॉप कंपनी शामिल होती हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। जब भी इन दोनों इंडेक्स में अप या डाउन मूवमेंट आता है तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो कंपनीज हैं उनमें से मैक्सिमम या तो ऊपर गई हैं या फिर नीचे गई हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर निफ्टी 1% अप है तो इसका मतलब है कि निफ्टी में जो भी 50 कंपनी है उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज अप हैं। ये एक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को
को दर्शाता है। निफ्टी 50 में शामिल 50 कंपनीज की लिस्ट ये है और इनकी वेटेज भी इसमें देखी जा सकती है। निफ्टी में से किसी कंपनीज की वेटेज का क्या मतलब है, आइए आगे इसे डिटेल से समझते हैं। पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इसका मोटा मोटा तो आपको पता ही चल गया होगा। दोस्तों अब जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसके जरिए आप निफ्टी की 50 कंपनी में या सेंसेक्स की 30 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी एक बार इंडेक्स फंड में आ गई तो उसके बाद ये जैसा मर्जी परफॉर्म करे, इनको कोई हिला नहीं सकता। जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे किसी दूसरी अच्छी कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपका परमानेंट कैपिटल लॉस का खतरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि इंडेक्स की परफॉर्मेंस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से इंटरलिंक्ड होती है। तो अगर आप मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप आंख बंद करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदों की बात करूं, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ज्यादातर 0.1% तक ही होता है। और दोस्तों मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स फंड की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, उल्टा आप इंडेक्स फंड की ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड को ज्यादा फीस पे करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों जिसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे बस 1 या 2% रिटर्न की कमी से हमें लॉन्ग टर्म में कितना ह्यूज लॉस होता है, जिसको आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर हम इंडेक्स फंड में अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन कंपनीज में कैसे कैसे और कितने कितने अमाउंट इन्वेस्ट होंगे। तो दोस्तों ये चार्ट है निफ्टी 50 की 50 कंपनीज का अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन इंडेक्स। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स फंड में तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 11.89% यानी कि 1,18,900 रुपीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाएगा। फिर 9.13% यानी 91,300 रुपीज इन्फोसिस लिमिटेड में जाएगा और उसके आगे HDFC बैंक में जाएगा 8.43% एंड सो ऑन। चार्ट को देख के आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपनीज को देख भी सकते हैं। सभी देश की दिग्गज कंपनीज हैं और सालों से बिजनेस में भी हैं। और दोस्तों हमारा ऑप्टिमिज्म यही कहता है कि आगे भी रहेंगी। और दोस्तों अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती भी है तो उसे रिप्लेस भी कर दिया जाता है किसी अच्छी कंपनी से। और दोस्तों अगर आप इंडेक्स के रिटर्न को लेके कंसर्न हो तो शायद ये बात जानने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी फंड इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर पाएगा और वो अपनी इन ओपिनियन में श्योर हैं। दोस्तों एक बार तो उन्होंने हेज फंड कंपनी के साथ $1 बिलियन का चैलेंज रख दिया था। हेज फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही मैनेज किए जाते हैं विद माइनर चेंज एंड टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट का चैलेंज था कि अगर 10 सालों में कोई भी फंड S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न को बीट करेगा तो वो उसे $1 मिलियन देंगे और अगर नहीं कर पाया तो हेज इंडस्ट्री उन्हें $1 बिलियन देगी। दोस्तों 10 सालों में कोई भी ऐसा फंड नहीं निकला जो इंडेक्स के फंड को बीट कर पाता और वॉरेन बफेट चार्ट जीत जाते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट अपनी वाइफ को उनकी खुद की कंपनी बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट करने की बजाय S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप बर्कशायर हाथवे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि बर्कशायर हाथवे खुद भी एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि ऐसी कंपनी है जो दूसरों की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बर्कशायर हाथवे भी इंडाइसेस की तरह मल्टीपल कंपनियों का ग्रुप है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि बर्कशायर हाथवे के सभी स्टॉक्स वॉरेन बफेट ने खुद पिक किए हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के स्टॉक्स उनके चुने स्टॉक्स को भी और परफॉर्म कर देंगे। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो इंडेक्स फंड की पावर का। आई होप दोस्तों अभी तक आप इस बात से भी संतुष्ट हो गए होंगे कि क्यों इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इंडेक्स फंड में आखिर इन्वेस्ट कब किया जाए और SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा या एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फिर बेस्ट टाइम राइट नाउ, क्योंकि दोस्तों SIP में आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करोगे। आप तब भी इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट डाउन होगा और आप तब भी इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट अप होगा। तो ऐसे रिटर्न पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। आपको जो एवरेज
रिटर्न इंडेक्स फंड देगा उसका बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने दोनों तरह की ही मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का, तो उसमें टाइम मैटर करता है, क्योंकि अगर आप मार्केट पीक के टाइम इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ जाती है, तो पहले तो मार्केट को रिकवर होके उसके प्राइस तक पहुंचना होगा इस पे आपने खरीदा है, और फिर उसके बाद वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू करेगा, और इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का। अगर किसी ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता फरवरी 2015 के आसपास, यानी कि इस पीक के दौरान जब इस फंड की NAV थी 75 के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट में काफी लंबी करेक्शन दिखाई है, तो जिसने इस दौरान इन्वेस्ट किया होगा उसके रिटर्न्स लगभग 1.5 साल तक नेगेटिव ही रहे होंगे। इतने लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखना एक बिगनर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और हो सकता है इतना पेशेंस वो रख भी ना पाए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे, और अगर वो सेल कर देता है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 2015 से अब तक इस फंड की NAV डबल से भी ज्यादा की हो चुकी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पछताना ना पड़े अपने इन्वेस्टमेंट के बाद, तो आप सबसे बढ़िया तरीका अपना सकते हैं अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने का, वो है थ्रू बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट पर्टिकुलर प्राइस पे सस्ती है या महंगी। बफेट इंडिकेटर को कैलकुलेट किया जाता है पाई डिवाइडेड इन टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP इंटू 100, यानी कि पूरी की पूरी जो स्टॉक मार्केट है उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन को देश के GDP से डिवाइड किया जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो परसेंटेज आएगी उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली प्राइस्ड है, यानी कि दोस्तों महंगी है या सस्ती है। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि अगर बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 50% के आसपास हो तो मार्केट फेयरली प्राइस्ड होती है, अगर इससे नीचे हो जैसे कि 30% या 40% तो मार्केट अंडर वैल्यूड यानी कि सस्ती होती है, और अगर 50% से ज्यादा ऊपर हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड यानी कि महंगी होती है। तो चलिए दोस्तों करंट मार्केट को वॉरेन बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, मार्केट सस्ती है या महंगी या फिर फेयरली प्राइस्ड है। तो करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट की कैप है $3.21 ट्रिलियन और 2022 की GDP की जो प्रोजेक्शन है वो है एस्टिमेटेड $3.29 ट्रिलियन। तो अब हम बफेट इंडिकेटर के अनुसार $3.21 ट्रिलियन जो कि स्टॉक मार्केट कैप है इसे डिवाइड करेंगे $3.29 ट्रिलियन से, यानी कि प्रोजेक्टेड GDP ऑफ 2022 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज निकल के आएगी वो है 97.5%। करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड यानी कि महंगा है, तो करंटली आपको लमसम अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर नहीं करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कोई रिकमेंडेड नहीं है और ना ही किसी तरह की टिप प्रोवाइड करती है, पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपका ही होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यकीनन आप अपने इन्वेस्टमेंट करियर को लेके सीरियस हो, वरना दोस्तों आप अपना टाइम कहीं और भी तो वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसको कि आप देश की जानी मानी ब्रोकर अपस्टॉक से फ्री में खुलवा सकते हैं। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी एंड दैट्स इट। मैंने अपस्टॉक्स के फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फाइनली दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो एप्रिसिएशन के तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।